गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है लॉज ऑन मॉब लिंचिंग। ये टॉपिक आपके पॉलिटी के लिए और गवर्नेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली होम मिनिस्ट्री को कहा है और गवर्नमेंट्स ऑफ स्टेट्स को कहा है कि क्यों वो अभी तक फेल होती रही हैं जो है कोई भी एक्शन लेने के लिए अगेंस्ट लिंचिंग। तो एक पिटीशन फाइल की गई थी नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन द्वारा। उन्होंने कहा कि जो है रैम्पेंट राइज हो रहा है लिंचिंग में, उसकी वजह से जो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो है वो वायलेट हो रहे हैं, जैसे कि आर्टिकल 14, 15 और 21। तो पहले तो हम देखते हैं मॉब लिंचिंग होता क्या है। बेसिकली जब सिटीज़न, कॉमन सिटीज़न अपने हाथ में लॉ ले लेते हैं तो ताकि वो जस्टिस अपने हिसाब से डिलीवर कर सकें, उसको हम मॉब लिंचिंग कहते हैं। बेसिकली ये एक फेलियर ऑन पार्ट ऑफ स्टेट जो है वो दिखाता है कि स्टेट एक्शन नहीं ले पाई, इसलिए जो है लोगों ने जो है कानून अपने हाथ में ले लिया। जितना ये ज़्यादा बढ़ेगा उतना ही हम ये देख सकेंगे कि अब लोगों में जो है टॉलरेंस लेवल कम हो रहा है, बायस बढ़ रहा है, विजिलेंटिज्म ज़्यादा आ रहा है। तो उसकी वजह से क्या होता है, लैक ऑफ, खासकर क्यों होता है ये, क्योंकि स्पीडी जस्टिस नहीं मिल रहा है लोगों को। बहुत लंबे टाइम जो है केसेस चलते रहते हैं और जस्टिस नहीं मिल पाता है। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन भी इनएफिशिएंट है, तो लोगों को लॉ अपने हाथ में लेना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया है इस पर, तो तहसीन पूनावाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था 2018 का। उसमें बोला गया था कि कोई भी सिटीज़न अपने हाथ में जो है ये लॉ नहीं ले सकते हैं और ह्यूमन डिग्निटी को जो है वो किसी भी और की ह्यूमन डिग्निटी पे असॉल्ट नहीं कर सकते हैं। किसी भी सेक्युलर, प्लूरिस्टिक और मल्टी कल्चरल सोशल ऑर्डर में जो है ये राइट नहीं दिया जा सकता कि जो है ये लॉ अपने हाथ में लिया जाए। अब तहसीन पूनावाला जजमेंट क्या थी, तो इस जजमेंट में कहा गया कि स्टेट जो है उसकी सैक्रोसैंक्ट ड्यूटी है कि वो अपने सिटीजन्स की लाइफ्स को प्रोटेक्ट करे। जो ये लिंचिंग के इंसिडेंट आते हैं, इससे हमें ये देखने को मिल रहा है कि क्या जो हमारा टॉलरेंस लेवल है वो ख़त्म होता जा रहा है। खासकर ये लिंचिंग कब बढ़ती है, जब आसपास के लोग जो खड़े देख रहे हैं वो कुछ नहीं कहते और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज भी जो हैं वो भी अ, कुछ एक्शन नहीं लेती हैं। तो उससे जो है ये प्रॉब्लम और बढ़ जाती है और ये विजिलेंटिज्म जो है ये एनार्की, केओस और डिसऑर्डर को एक तरह से अशर इन कर रहा है। अब इसके जो है रेमेडियल डायरेक्शंस भी जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई। उन्होंने कहा कि सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो मिनिमम रैंक के जो हैं, मिनिमम सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो हैं, उनको जो है एक डेजिग्नेटेड नोडल ऑफिसर बनाना पड़ेगा ताकि ऐसे क्राइम्स को रोका जा सके, मॉब वायलेंस और लिंचिंग को। उसी टाइम एफआईआर लिखना ज़रूरी है। स्टेशन हाउस ऑफिसर की ड्यूटी है कि वो नोडल ऑफिसर जो आपके एसपी रैंक के ऑफिशियल हैं डिस्ट्रिक्ट में, उनको इन्फॉर्म करे और जल्दी से जल्दी जो है वो विक्टिम्स ऑफ फैमिली जो है, फैमिलीज़ ऑफ विक्टिम जो है उनको किसी और फर्दर हरासमेंट से बचाएं। फिर चार्जशीट जो है वो बिल्कुल सही टाइम के अंदर, स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम में जो है वो फाइल करना ज़रूरी है। कंपनसेट भी करो विक्टिम्स को। और अगर कोर्ट की आप डायरेक्शंस को नहीं मान रहे हो तो नेग्लिजेंस और मिसकंडक्ट जो है वो ऑन पुलिस ऑफिसर या फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इंश्योर करो। स्टेट जो है वो डिसिप्लिनरी एक्शन भी ले अगेंस्ट जो ऑफिसर्स जो कि एक्ट नहीं कर रहे हैं जो उनको करना चाहिए। ठीक है, तो यही एक कंटेम्प्ट पटिशन डली हुई है सेंटर और स्टेट्स के अगेंस्ट, तहसीन पूनावाला जजमेंट के केस के अगेंस्ट के जो है मुताबिक, कि जो है ये स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही जो है उन्होंने कंप्लायंस नहीं की है तहसीन पूनावाला जजमेंट की। और सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने को कहा था 2018 में, वो अभी तक फाइल नहीं हुई है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। कोर्ट ने सेंटर को ये भी कहा है कि एक एफिडेविट दो कि क्या मीटिंग का जो है वो एक आउटकम रहा जब होम मिनिस्ट्री ने स्टेट गवर्नमेंट के साथ मीटिंग करी कि कैसे तहसीन पूनावाला जजमेंट को जो है हम इम्प्लीमेंट करेंगे, तो उसका क्या आउटकम आया। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। ये टॉपिक आपके पॉलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। अब जो है सुप्रीम कोर्ट में 69,000 के आसपास जो है वो पेंडिंग केसेस हैं, लेकिन इसमें से 29 केस वो हैं जो सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को हेयर करने हैं। अब जो ओल्डेस्ट केस है इसमें कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का, वो 31 ईयर्स पुराना है। तो अब हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बेंच होता क्या है। आर्टिकल 145 क्लॉज 3 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये कहता है मिनिमम 5 जजेस होने चाहिए कोई भी सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ के केस को जो है वो सुनने के लिए, जिसमें कि इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है। अगर खासकर अगर कोई 3 जजेस बेंच का भी कोई कन्फ्लिक्टिंग वर्डिक्ट आ जाता है, तो उसको भी 5 जजेस बेंच द्वारा जो है वो हेयर किया जाना चाहिए।
और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच हेयरिंग जो में है उसमें अगर हम देखें तो जो है जब देश आज़ाद हुआ था 1950s में, तो 15% जो है मैटर्स जो है वो उस टाइम पर हेयर किए जाते थे हर साल। लेकिन अब जो है वो 0.1% है जो है केसेस जो है हेयर किए जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस के। लगभग 1960 तक अगर हम देखें तो 130 कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट्स हर साल आती थी। अब तो बहुत ही कम आती हैं हर साल में। तो एक तरह से डिक्लाइन देखने को मिल रहा है जुडिशरी के जो है वो प्रोएक्टिविज्म में। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है वो अर्ली डेकेड्स में अगर हम याद रख करें तो ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का केस था, जिसमें कि प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ को अपहोल्ड किया गया था। उसके बाद फ्री स्पीच, रिजर्वेशन, लैंड रिफॉर्म, इन सब के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस के जो है वो जजमेंट आई। खासकर जो सबसे इंपॉर्टेंट जिसने बेसिक स्ट्रक्चर दिया हमें 1973 में केशवानंदा भारती केस, तो उसमें भी जो है 13 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने जो है हेयर किया था उस केस को। लेकिन अब जो है ये धीरे धीरे जो है इसकी जो प्रोग्रेस है वो स्लो होती जा रही है। तो क्यों ज़रूरत है हमें कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस को जो है वो सेटअप करने की? तो जब 2 या 3 जजेस बेंच कोई इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लॉ करते हैं तो वो सही नहीं रहता है, एक रॉन्ग प्रेसिडेंट जो है वो सर्व करता है। इसलिए जुडिशियल स्क्रूटनी अगर की जाए कोऑर्डिनेट इंस्टीट्यूशंस के लाइक पार्लियामेंट, ईसी, सीएजी, तो कम से कम 5 जजेस के बेंच तो कम से कम उस केस को सुने। इसीलिए ज़रूरत है कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस जो है वो बनाए जाएँ। बहुत से बड़े बड़े इश्यूज़ हैं जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स, ईडब्ल्यूएस कोटा, कई मनी बिल्स, इनसे रिलेटेड भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की जजमेंट अभी आनी बाकी है। लगभग 29 ऐसे केस हैं जो अभी तक पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, तो इस पे हमें काम करने की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के जो केसेस हैं उसको हेयर करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने भी रूलिंग दी है कि यूएस का जो ऑनलाइन गेटवे है पेपाल, वो एक रिपोर्टिंग एंटिटी है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ के अंदर, और उसको जो है रिपोर्ट करना पड़ेगा कि कोई भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन अगर हो रही है तो उनको गवर्नमेंट को रिपोर्ट करनी पड़ेगी। अब इस जजमेंट की वजह से इंडिया का जो FATF रिव्यू होना है इस साल एंटी ब्लैक मनी रेजीम के ऊपर इंडिया का कैसा जो है वो एक्शन रहा है, तो उसमें इंडिया को ये हेल्प करने वाली है जजमेंट। कैसे? पहले तो हम ये देखते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट की वर्डिक्ट है क्या। तो उन्होंने पहले तो पेनल्टी जो है लगाई गई जो पेपाल के ऊपर, उसको सेटिसाइड कर दिया है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा कि नॉन कंप्लाइंस कर रहा था पेपाल, और वो रिपोर्ट नहीं कर रहा था कि मनी लॉन्ड्रिंग की अगर कोई जो है ट्रांजैक्शन है तो उसको रिपोर्ट नहीं कर रहा था। तो पेपाल को जो है हाई कोर्ट ने बोला है कि ये एक ऐसा पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर है जो कि लाइबल है कि उसको प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के प्रोविजंस को कंप्लाई करना पड़ेगा और रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशंस करनी पड़ेंगी। और ये फाइनेंशियल इंटेलिजेंस जो यूनिट है इंडिया की, ये रिपोर्ट्स इनको फाइल की जाएंगी पेपाल द्वारा। और पेपाल जैसे ही और भी जो है पेमेंट एग्रीगेटर्स या पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स द्वारा ये रिपोर्ट की जाएंगी। और फिर ऑफ कोर्स बाकी जो FIU है, जो बाकी प्रोब एजेंसीज को ये रिपोर्ट्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ताकि अगर कोई मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स इवेजन या कोई फाइनेंशियल फ्रॉड का केस है तो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की जा सके। अब ये हाई कोर्ट का वर्डिक्ट कैसे हेल्प करने वाला है इंडिया को FATF रिव्यू में? तो ये जजमेंट जो है वो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को जो है हेल्प करेगी कि और भी जो पेमेंट गेटवे ऑपरेटर्स हैं जो जिनको रिपोर्टिंग एंटिटी अब से माना जाएगा, बिकॉज पेपाल को माना जा रहा है तो जो इसके जैसे और पेमेंट ऑपरेटर्स हैं उनको भी माना जाएगा। इससे डायरेक्टली तो इंडिया को कोई पॉइंट्स नहीं मिलेंगे FATF रिव्यू में, लेकिन ये एक अंडरलाइन हो जाएगा फैक्ट कि इंडिया जो है बहुत ही सीरियस है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसीज के एंटी मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में, और कंट्री का जो इकोनॉमिक चैनल्स हैं वो बिल्कुल क्लीन है। तो FATF क्या है? एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। 1989 में G7 समिट ऑफ पेरिस में जो है इसको बनाया गया था। स्टैंडर्ड्स और इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, लीगल हो चाहे रेगुलेटरी हो या ऑपरेशनल मेजर्स हो, मनी लॉन्ड्रिंग के अगेंस्ट, टेररिस्ट फाइनेंसिंग के अगेंस्ट जो है ये बनाने के लिए FATF को बनाया गया है। इसका हेडक्वार्टर OECD में है जो कि पेरिस में है। ठीक है, इसमें 2 तरह की लिस्ट्स होती हैं जिसमें कि कंट्रीज़ को डाला जाता है। पहला तो ऑफ कोर्स जो कि प्रोहिबिटेड लिस्ट है, पहला होता है ग्रे लिस्ट। अगर आपकी कंट्री सेफ हेवन बनती जा रही है टेररिस्ट फाइनेंसिंग का या मनी लॉन्ड्रिंग का, तो आपकी कंट्री को ग्रे लिस्ट में डाला जाएगा। ब्लैक लिस्ट में उन कंट्रीज़ को डाला जाता है जो बिल्कुल ही कोऑपरेट नहीं कर रही हैं, जो बिल्कुल ही टेररिस्ट फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हैं, उनको ब्लैक लिस्ट में डाला जाता है और उनके ऊपर फिर सैंक्शंस लगाए जाते हैं।
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं उल्लास इनिशिएटिव। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ने लोगो और स्लोगन लॉन्च किया है मोबाइल एप्लीकेशन के साथ उल्लास स्कीम का। उल्लास क्या है? अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी इनिशिएटिव। एक लर्निंग इकोसिस्टम देना चाहता है ये हर इंडिविजुअल को। बेसिक एजुकेशन 15 साल से लेके ऊपर के लोगों को बेसिक एजुकेशन, डिजिटल एंड फाइनेंशियल लिटरेसी, लाइफ स्किल्स जो है वो सिखाए जाएंगे। और एक डिजिटल गेटवे दिया जा रहा है लर्नर्स को, डाइवर्स लर्निंग रिसोर्सेज दिए जा रहे हैं दीक्षा पोर्टल ऑफ एनसीईआरटी के थ्रू। अब ये इसकी सिग्निफिकेंस अगर हम देखें तो ये फंक्शनल लिटरेसी, वोकेशनल स्किल्स जो है लोगों को सिखाएगा जो भी लर्नर्स हैं, और कॉन्टीन्यूस लर्निंग और नॉलेज शेयरिंग जो है कम्युनिटीज़ में जो है फैलाने का काम करेगा। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल डिजिटल नागरिक फोरम। ये टॉपिक भी आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स जो है उन्होंने एक नेशनल डिजिटल नागरिक फोरम जो है अनाउंस किया है। एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि राइट्स ऑफ ट्रेडर्स और कंज्यूमर्स को एडवांस करेगा, पॉलिसी को शेप करेगा, डिजिटल ट्रेड इकोनॉमी बनाने, कैसे डिजिटल ट्रेड इकोनॉमी को बूस्ट किया जा सकता है उससे रिलेटेड, अवेयरनेस जनरेट करेगा डिजिटल रेगुलेशंस के बारे में, और कैपेसिटी बिल्ड करेगा सिटीजन्स की कि कैसे वो की जो कैसे जो एक्सपर्ट सेशंस के थ्रू, इंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के थ्रू जो है लोगों में अवेयरनेस या फिर जो है ट्रेडर्स में अवेयरनेस कैसे क्रिएट की जा सकती है। अब अगर देखें तो उसके 5 कोर थीम्स हैं। पहला है कंज्यूमर प्रोटेक्शन और ऑनलाइन सेफ्टी। दूसरा है डिजिटल कार्टलाइजेशन को रोकना, कि कैसे जो है अगर ऐसा ना हो कि जो डिजिटल वर्ल्ड है उसमें कुछ ही मेजर प्लेयर्स रह जाएं तो कंपटीशन उससे इम्पीड हो जाएगा। इसीलिए जो है उसकी कार्टलाइजेशन को रोकने के लिए जो है क्या एक्शन लेने चाहिए। इंडियन डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ को कैसे जो है हमको इस्तेमाल करना है रिटेल और इंडस्ट्रियल ट्रेड को बूस्ट करने के लिए। फिर पांचवा है फर्स्ट प्रिंसिपल्स बेस्ड टैक्सेशन पॉलिसी, ताकि सर्टेनिटी रहे कि जो है इलीगल एक्टिविटीज़ रोकी जा सके, टैक्स इवेजन और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी। तो उसके बेसिस पर जो है हम डिजिटल इकोनॉमी का कैसे यूज़ कर सकते हैं उसमें भी ये योगदान देगा। ये एक फोरम जो है एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ को भी जो है स्टडी करेगा, ब्लॉकचेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ताकि आने वाले टाइम में हम कैसे इसको अकोमोडेट कर सकते हैं और ट्रेड को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं वोएजर 2 स्पेसक्राफ्ट। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। नासा का वोएजर स्पेस 2 एयरक्राफ्ट जो है जो अभी इंटरस्टेलर स्पेस में है, उसके साथ कुछ कम्युनिकेशन डिफ़िकल्टीज आ रही हैं एंटीना मिसअलाइनमेंट की वजह से। तो ये स्पेस क्राफ्ट जो है नासा ने लॉन्च किया था 1977 में, वोएजर प्रोग्राम का ही एक पार्ट है। आउटर प्लैनेट जो है हमारे सोलर सिस्टम के और उनके मून्स को स्टडी करने के लिए गया है। ये सेकेंड स्पेस क्राफ्ट है जो इंटरस्टेलर स्पेस में गया है। और अगर हम देखें तो कई तरह के इसने फर्स्ट भी अचीव किए हैं, जैसे कि अकेला ऐसा स्पेस क्राफ्ट है जिसने सोलर सिस्टम के जितने भी जाइंट प्लैनेट्स हैं आउटर सोलर सिस्टम के, उसको जो है क्लोज रेंज से ऑब्जर्व किया है। इसी ने ही 14th मून जो है जुपिटर का वो भी डिस्कवर किया। फर्स्ट ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट जो है ये बना जो यूरेनस को जो है के पास्ट फ्लाई किया। यूरेनस में इसने 10 न्यू मून्स और 2 न्यू रिंग्स को डिस्कवर किया। फर्स्ट ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट था जो नेपच्यून को भी फ्लाई पास कर गया। नेपच्यून में इसने 5 मून्स, 4 रिंग्स और एक ग्रेट डार्क स्पॉट को भी डिस्कवर किया। तो इंटरस्टेलर स्पेस क्या होता है? इंटरस्टेलर स्पेस वो होता है जो कि आपका स्पेस जो कि आपके स्टार्स के बीच में का स्पेस है एक गैलेक्सी में। मतलब यहाँ पर किसी भी स्टार की ग्रेविटी जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस उसकी नहीं होती, या उसके मैग्नेटिक फील्ड का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा नहीं होता। यहाँ पर बहुत ही लो डेंसिटी ऑफ गैस होती है, डस्ट होती है, कॉस्मिक रेज होती है और मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं। ठीक है। So now let us see all these topics in English. So the first topic is laws on mob lynching. This topic is important for your uh, polity section and also your governance section. Supreme Court has recently asked the Ministry of Home Affairs and the governments of the states regarding the explanation with respect to their consistent failure to act against lynching and mob violence. So this petition has been filed by National Federation of Indian Women, and this has highlighted the rampant rise in lynching and how it violates the constitutional guarantees given under our constitution vis-a-vis Article 14, 15 and 21.
And what is mob lynching? It is basically when common people start taking law into their own hands to achieve their distorted view of justice. So it is also a great failure on part of the state that they fail to prevent the life of common citizens. That's why the other citizens, the vigilantes, they because they are turning, the society is turning intolerant, and because of their biased view of justice, they take law into their own hands and they inflict punishment on the accused, okay, without giving them any chance to prove themselves. So this happens because of lack of speedy justice system, and so even the judiciary is responsible for it somehow, but of course they're not going to accept it. uh, there is also inefficiency of police administration, which is not in consistence with the state's duty to protect life of common citizens. So Supreme Court has observed in the Tehseen Poonawalla versus Union of India case of 2018 that no citizen can assault the human dignity of another, and no right is higher in a secular, pluralistic and multiculturalist social order than the right to live with dignity. So, what was this Tehseen Poonawalla judgment? So, in this judgment, the Supreme Court said that this is the sacrosanct duty of the state to protect the lives of citizens, and this mob lynching and vigilantism is happening because of bystander apathy. People are standing there and not raising the voice against these type of incidents. Also, there is inertia on of the law enforcement agencies, which is aggravating this entire problem. So, certain measures were suggested by the Supreme Court at that time in 2018 to be implemented by both the union government, but not the union government specifically, but the state governments, because they are responsible for law and order machinery in the state. So, for that, remedial directions were given that a nodal officer should be appointed to deal with such situations, who should not be below the rank of superintendent of police. Immediately, in case of in such an incidents, firing FIR should be lodged. Station house officer should of that district should ensure that the families of victims are spared of any further harassment, and that's why he should inform the nodal officer of the district as soon as possible as the FIR has been lodged. Charge sheet should be filed within the stipulated period of law, and there should also be a scheme to compensate victims. Any failure to comply with court's directions should be considered as an act of deliberate negligence and or misconduct, and states should also take disciplinary action against the officials who are erring here. So that's why these directions were given to state governments through center. Now contempt petition has been filed by the above stated NGO, saying that the Tehseen Poonawalla judgment of Supreme Court is not being implemented as of now. So even the Supreme Court had directed the state governments that they should file a status report within a year regarding this, the number of complaints that they have received, FIRs registered, steps taken by them. So the court has directed center also to file an affidavit regarding the proposed meeting between Home Ministry and the states governments regarding this matter, and what was discussed during that meeting as to how they are going to implement the Tehseen Poonawalla judgment. So the next topic is Constitution Bench. This topic is important for your polity section. So at last count, Supreme Court had about 70,000 cases pending before before it for adjudication, out of which 29 cases are those which are of which are of matters important for Constitution benches to be heard. So what is the Constitution Bench? As per the Constitution, Article 145, a minimum of 5 judges must sit for any case involving a substantial question of law, which also involves interpretation of the Constitution. This bench should be referred to as the Constitution Bench, and even the conflicting verdicts of 3 judges benches should also have 5 judge bench to hear the matter. So there has been a decline in Constitution Bench hearing. If we look at the 1950s, then the court heard about 15% of all the matters which were listed for constitution related queries, but this number has declined to 0.1% in the recent decades. So at that time about 130 Constitution Bench cases were heard,
in 1 year, but this has come down to a handful per year now in recent times. So if we look at it, then the first constitution bench matter was AK Gopalan versus State of Madras case, which had upheld a preventive detention law. There were several other judgments with respect to free speech, reservation, and land reform, the most prominent one being the Kesavananda Bharti case of 1973. So there is a need to set up constitution benches because 2 and 3 judge benches, if they are hearing or if they are involved in interpretation of constitutional law, then this would of course set a wrong precedent, because of course that would not be more very representative of the on part of judiciary. So judicial scrutiny of other coordinate institutions like Parliament, EC, CAG should be done by 5 benches at least. So many big issues like electoral bonds, EWS quota, certification of some laws are as money bills are pending. So that's why constitution bench is required to deliberate on these issues. So 29 constitution bench matters are pending before the Supreme Court as of now, which needs to be heard. So the next topic is Financial Action Task Force. This topic is important for just security and international relations topics both. Delhi High Court has ruled that US online gateway PayPal is a reporting entity under the anti-money laundering law, and this would help India during the upcoming FATF review of its anti-black money regime. So Delhi High Court has said that the PayPal is liable to be viewed as a payment system operator under the Prevention of Money Laundering Act. That's why they have reporting obligations with respect to Financial Intelligence Unit, which would then disseminate these reports to various probe agencies who would investigate money laundering, tax evasion, and other serious financial frauds. So how does this judgment help India during FATF review? Of course, it is not going to give additional points to India during FATF review, but this judgment would help Financial Intelligence Unit to bring operations of about dozen more such payment gateway operators under the reporting entity regime. This would underline the fact that India is very serious and India is leaving no stone unturned with respect to its anti-money laundering activism. Countries' economic channels are also clean. This would give a message. Okay, so what is Financial Action Task Force? So it's an intergovernmental body established in 1989 during the G7 summit in Paris, and it sets standards and promote effective implementation of legal, regulatory, and operational measures for combating money laundering, terrorist financing, and it is located at the OECD headquarters at Paris. So it has two lists which are very famous. Grey list is for those countries who have become safe haven for terrorist financing and money laundering. Blacklists are for those countries who have become non-cooperative, and they are, despite several warnings, they are not willing to put an end to terrorist financing and money laundering. So for that, sanctions are placed on those countries. So the next topic is Ullas Initiative. This topic is important for your governance section. Recently, Union Minister of Education has launched the logo, slogan, and mobile application of Ullas Initiative. So this Ullas means understanding lifelong learning for all in society. So it will be done by fostering a learning ecosystem which would reach every individual and impart basic education, digital and financial literacy, and life skills, critical life skills to citizens who are aged between 15 and above. So this will also provide a digital gateway for learners to engage in diverse learning resources through the Diksha portal of NCERT. And this app will focus on promoting functional literacy, vocational skills, and many important life skills also. Okay, it will also foster a culture of continuous learning and knowledge sharing. So the next topic is National Digital Nagrik Forum. This topic is important for your governance section. So, and also our economy section. So Confederation of All India Traders have announced that they are creating a National Digital Nagrik Forum, which will be an online platform which would aim to advance the rights of traders and consumers and other sections of society. It will also shape policy to boost the digital trade economy. This forum would aim to raise awareness about digital regulations and help build the capacities of citizens to engage with innovation. So this would, of course,
shape policy discourses around digital economy trade in India, and it will focus on five core themes. First, of course, would be consumer protection and online safety. Second would be pitfalls of digital cartelization and how a level playing field is necessary to discourage discriminatory and anti-competitive practices. Third is the potential of Indian digital technologies to transform retail and industrial trade and also to boost employment and expand investment. The fourth one would be how first principles based taxation policy can be encouraged so as to prevent illegal activities like tax evasion and money laundering. Finally, the forum will also study emerging technologies like blockchain and artificial intelligence, so that how they can impact retail trade and safeguard consumer interests. So the next topic is Voyager 2 spacecraft. This topic is important for your science and tech section. NASA's Voyager 2 spacecraft, which is currently in interstellar space, is facing certain difficulties caused by an antenna misalignment. So this is a space probe launched by NASA in 1977, and it is part of the Voyager program. And this has been launched to study the outer planets of our solar system and their moons. So it is the second spacecraft to enter interstellar space. It is the only spacecraft to study all four of the solar system's giant planets at close range, and it has discovered the 14th moon at Jupiter. It is the first human-made object to fly past Uranus and discover 10 new moons and 2 new rings of it. It is the first human-made object to fly by Neptune also, and it discovered 5 moons, 4 rings, and a great dark spot at Neptune. Okay, then what is interstellar space? So basically, it is a space or a medium or even a void which is basically a vast expanse of space, and it exists between stars in a galaxy. It is a region of space beyond the influence of any individual star's gravity and magnetic field. It primarily comprises of very low density gas, dust, cosmic rays, and magnetic fields. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.